अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाली पॉलिसीज़ के हवाले से। आज हम बात करेंगे निसाब में यकसानियत के हवाले से, और आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात मिले हैं सूबों को कि वो अपना निसाब खुद मुरतब करेंगे, उस हवाले से। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे औरंगज़ेब मलिक साहब। आपका ताल्लुक एजुकेशन से बहुत पुराना है और आप राइटर हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से भी आपकी काफ़ी खिदमत हैं। इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं शो में। क्या क्या पॉलिसीज़ बनी और उस पर किस कदर काम हुआ, और उनमें से कौन कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी थीं कि जो बेहतर थीं और कौन सी थी जो नाकाम हो गई, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नवाब साहब, पाकिस्तान में एजुकेशन पॉलिसीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं दीगर ममालिक से, तो हमें नज़र आता है कि हुकूमतों की तब्दीली के साथ साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ भी तब्दील होती रही, जबकि इसके मुकाबले में अगर हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो दी जाए और देखा जाए तो वहाँ सिर्फ 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स आई हैं। पाकिस्तान में क्याम के साथ ही वहाँ पे कितनी आई हैं? 2 आई हैं सिर्फ। 2। और यहाँ पर कितनी? यहाँ इस तादाद है, चूंकि उसे कई ऐसे डॉक्यूमेंट आए जो पॉलिसी का स्टेटस रखते थे, लेकिन उन्हें बाकायदा तौर पर पॉलिसी का नाम नहीं दिया गया। तो इस वजह से अगर उनको भी कंसिडर कर लिया जाए तो कम से कम 11 हमारी 11 पॉलिसीज आई हैं हमारी। ठीक है। पाकिस्तान के क्याम के साथ ही सिर्फ 3-4 माह बाद दिसंबर में पहली पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक़िद हुई। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें तशरीफ़ लाना थी, लेकिन वो उसमें नहीं आ सके थे। तो उनका पैगाम उस वक्त जो हमारे वज़ीर तालीम थे, उन्होंने उसमें पढ़ के सुनाया था। और कायद आज़म का वो मैसेज आज भी हमारी कौम के लिए मानी खेज है, और हमारे मुल्क की जो एजुकेशन के लिए सही खतूत उस्तवार होना थे, वो उस पैगाम में मौजूद थे। और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और उसका मकसद ये था कि अगर तरक्की करनी है तो तालीम बहुत बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान में पूरी एक लाइन दी गई थी, कौम के लिए एक लाइन थी, एक नए मुल्क के लिए एक रास्ता तय कर दिया गया था कि इस एजुकेशनल रास्ते पे आप चलेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी तज़किरा कर दूं कि पहले वज़ीर तालीम हमारे एक बंगाली थे, ठीक है, फजलुर रहमान, और उस शख्स की तालीमी मैदान में बहुत काविश है। पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाने के से पहले, अच्छा, यहाँ से जब वो वजारत से अलहदा हुए तो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत को जारी रखा, और निसाब और दरसी किताब के हवाले से पाकिस्तान में जो पहली पेशरफ्त हमें सामने मिलती है वो 1954 में ईस्ट पाकिस्तान स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्याम मिलता है। ठीक है। ये पहला इदारा था जिसने निसाब और किताब को टेक ओवर किया, और बंगाली चूँकि हमसे एजुकेशन में पहले भी आगे थे, उनके पास एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा था, तो उन्होंने निसाब और किताब की तमाम ज़रूरियात और तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए इस इदारे का क्याम अमल में लाया गया। और उसमें भी फजलुर रहमान, जो कि उस वक़्त अगरचे यहाँ पे वज़ीर तालीम वफाकी सतह पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। उस टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्याम को बाद में बड़ी आसन नज़रों से देखा गया, लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं पहले एजुकेशन पॉलिसीज़ को बयान कर दूँ ताकि उसका सीक्वेंस कायम रहे। उस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदादों की रोशनी में काम कुछ आगे ना बढ़ सका। जो सिफारिशात दी गई थी उस पर भी काम ना हो सका, हत्ता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया, अयूब खान गवर्नमेंट आ गई, और अयूब खान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में एजुकेशन के मंजर में एक तब्दीली के लिए एक कमीशन
एजुकेशन कमीशन कायम किया, जिसके सरबरा एक जज थे, शरीफ कमीशन कहलाता है, उन्हीं के नाम से ये रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज तालीमी लिहाज से निहायत उम्दा करार दी जा सकती है तो वो शरीफ कमीशन की उसी एजुकेशनल कमीशन की रिपोर्ट कहलाती है। ओके हो गया। और इस कमीशन ने खास से गहरे गौर व खौज के बाद पाकिस्तान के एजुकेशन के तमाम हवालों से अपनी सिफारिशात मुरतब की, जिनमें से कुछ पे बाद में अमल हुआ और कुछ पे ना हुआ। ठीक है। अयूब खान के दौर में इस कमीशन की सिफारिशात में जो अमल हुआ उन्हीं में से वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम भी शामिल है। लेकिन उस वक्त निसाब का जो मामला था, अच्छा, ये जो वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड था, ये पूरे मुल्क के अंदर यही काम करता था और इसी की बनाई हुई कुतब जो हैं, इसी की मुरतब की हुई कुतब जो हैं, इसी का जो निसाब था वही पूरे मुल्क के अंदर लागू था। मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूँ। मैं थोड़ा सा ना एजुकेशन पॉलिसी का तारफ दे लूँ। उसके बाद हमारे यहाँ जब भुट्टो दौर आया, बल्कि उससे पहले याह्या खान का दौर था, तो उस वक़्त हमारी जो वजारत तालीम थी वो एयर मार्शल नूर खान के सपोर्ट थी। ठीक है। और 1969 में 1969 की मैं बात कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में आवाम से भी पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी के मुरतब करने के हवाले से प्रपोजल्स मांगी गई, जो कि 1969 में लोगों की तरफ से मिली, और उसकी रोशनी में 1970 में एक एजुकेशन पॉलिसी सामने आई। अमूमी तौर पर उसे एयर मार्शल नूर खान की एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हो गया और इस एजुकेशन पॉलिसी पे भी अमल ना हो सका। ठीक है। तो उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आता है और इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के सुपुर्द हुई और उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया। हमारी जो 1972 की पॉलिसी थी उसमें कई अहम स्टेप लिए गए और उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ वो इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम था, जिससे आज भी पाकिस्तान के तलबा फैज़याब हो रहे हैं। उसके अलावा करिकुलम के इदारे, निसाब के इदारे बनाए गए, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को मज़ीद तक़वियत दी गई और चूँकि इसी दौरान पाकिस्तान दो लाख्त हो चुका था, तो जो वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड 1962 में कायम किया गया था, चारों सूबों के बनने से उस इदारे को ख़त्म करके तो 4 नए टेक्स्ट बुक बोर्ड वजूद में आए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सराद उस वक्त था। जी हाँ। ठीक है। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, जिसमें हमें ये नज़र आता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को और दरसी किताबों को इस्लामाइज करने की कोशिश की गई। ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ, ख़ास तौर पे हमारे हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ के मज़ामीन में, कि उसका दायरा कार जो तारीख़ का था, जो हम बच्चों को एक मुस्लिम दौर जो पढ़ाते थे बरसगीर में, या उससे पहले जो हिंदू दौर रहा, बुद्ध मत का दौर रहा, वो सारा जो बच्चों को हम एजुकेशन देते थे वो सारा हिस्सा निकाल दिया गया और उसमें उसको महदूद कर दिया गया सर सैयद अहमद खान से लेकर पाकिस्तान की तश्कील तक के पीरियड को। तो ये एक नुकसान हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ दौर में 98 में जो गौस अली शाह उस वक़्त हमारे वज़ीर तालीम थे, पॉलिसी लाई गई और वो पॉलिसी मैं समझता हूँ कि कई लिहाज से बेहतर थी, अगरचे उस पर अमल ना हो सका चूँकि उसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत भी ना रही। उसमें मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो पाकिस्तान में ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ चंद एक मैंने बयान की हैं, इनको भी आप एक दो हवालों से मैं ख़ास तौर पे कि कई को हम उनके जो उस वक़्त वज़ीर तालीम होते थे उनके नामों से पहचाना जाता है। एयर मार्शल नूर खान की एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, गौस अली शाह की एजुकेशन पॉलिसी। अभी जिस पॉलिसी के ऊपर हम चल रहे हैं, ये कौन सी पॉलिसी है? एक्चुअली इस पॉलिसी को मुशर्रफ दौर में
शुरू किया गया था। जुबैदा जलाल इसकी पायनियर थी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को बड़ी अहमियत दी गई। इसमें एक मॉडरेट करिकुलम लाने की कोशिश की गई और इसको फाइनल शेप जो दी गई है वो मौजूदा हुकूमत में दी गई। औरंगजेब मलिक साहब, सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद नाजरीन दोबारा हाजिर होते हैं।